अक्सर एक सवाल आपके मेरे मन में रहा होगा, हम जब भी जैतारण की राजनीति और प्रदेश की राजनीति की बातचीत करते हैं तो हमेशा सोचते विचारते रहते हैं कि प्रथम व्यक्ति कौन रहा होगा, वो कौन सा उदात्त नायक रहा होगा जिसने ये परंपरा शुरू की होगी। आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर विधायकों के चुनाव है, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव है। हमारी विधानसभा 116 नंबर जैतारण विधानसभा जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग इस बार राजनीति के मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। बहुत सारे चेहरे इस बार भी दावेदार है, बहुत सारी राजनीति इस बार भी घड़ी जा रही है। मगर एक प्रश्न जो हम सबके मन में कौंधता रहता है वो ये है कि पहली बार विधायक कौन रहा होगा, क्या समीकरण रहे होंगे, कौन सामने खड़ा हुआ होगा, क्या पार्टियां रही होगी, अगर रही होगी तो किस पार्टी का कौन कैंडिडेट रहा होगा। ये सारे सवाल जवाब हम ढूंढने लगे, क्योंकि ये बात आज़ादी के बाद की है तो आंकड़े इतने परिपक्व तरीके से हमको मिलते नहीं हैं। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जाके देखा, कुछ आंकड़े मिले, मगर वो इतने तथ्यात्मक थे कि उसके बारे में समझना और आपको समझाना बड़ा कठिन रहा। इसी बीच हमको पता चला कि जैतारण में हमारे एक बहुत वयोवृद्ध भाजपा के नेता और समाज सेवी जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कार्यरत है, आप उनको जानते होंगे। हमारे साथ में बेणाराम जी गहलोत है जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी है और ख़ास तौर से बदलती प्रदेश की राजनीति पर एक बहुत अच्छी और गहरी समझ इनकी है। तो हमने इनसे आग्रह किया और उन्होंने हमें समय दिया है। आइए आज हम जानते हैं, समझते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जैतारण विधानसभा के नायक किस तरह से चुने गए, किन किन पार्टियों से चुने गए, किस तरह से चुने गए। साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। स्वागत भट्ट साहब, बहुत बहुत। गहलोत साहब समझाइए हमको कि क्या समीकरण रहे या कौन सी अवस्थाएं थी कि आज़ादी के बाद में पहली बार जैतारण विधानसभा से पहले विधायक कौन रहे। साहब देखो, पहले राजस्थान में आम चुनाव 1952 में हुए। 1952 में मैंने पहले विधेयक यहाँ से निवास के ठाकुर साहब श्रीमान उमेद सिंह जी रहे। उमेद सिंह जी रहे, वो निर्दलीय रहे। अच्छा, निर्दलीय रहे, मतलब निर्दलीय रहे। वो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त, और कांग्रेस पार्टी का टिकट तो दूसरे को था, एक जलाराम जी करने। अच्छा। वो फार्म भर के चले गए, वो जो चुनाव लड़ा नहीं। तो उन्होंने ठाकुर साहब उमेद सिंह जी और पुखराज जी चौहान के आमने सामने अच्छा हुआ। कितने वोटर रहे उस वक्त? वोटर्स तो उस वक्त कम थे, परंतु विधानसभा का एरिया उस वक्त रायपुर भी इसमें था, वो रायपुर अलग नहीं था। अच्छा, बड़ा था। हाँ, बड़ा था। तो सोजत का भी कुछ हिस्सा इसमें था। तो वो आम चुनाव रहे। वो हालांकि मेरे जन्म के पहले की बात है। अच्छा। मेरा जन्म नहीं था, परंतु यहाँ 1952 में आम चुनाव में जैतारण से विधेयक उमेद सिंह जी ठाकुर साहब निमाज रहे। अच्छा। और पुखराज जी चौहान हारे और उमेद सिंह जी ठाकुर साहब जीते। तो पहले निर्दलीय विधायक उमेद सिंह जी रहे। उमेद सिंह जी के बाद क्या समीकरण रहे क्षेत्र के? उमेद सिंह जी के बाद में यहाँ राजस्थान में कांग्रेस का राज बना 1952 में आम चुनाव में। अच्छा। कांग्रेस का एक सतत राज था उस वक्त। 52 से लेकर 77 तक सीधा 25 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया। अच्छा, आप बता पाएंगे कौन कौन विधायक रहे उमेद सिंह जी के बाद? उमेद सिंह जी के बाद में आम चुनाव हुए 1957 में। 1957 में कांग्रेस के प्रत्याशी तेजाराम जी सीर भी यहाँ से जीते, जो भावी ग्राम के थे, यहाँ के नहीं थे। अच्छा, भावी बिलाड़े के पास भावी है, भावी से वहाँ आकर ये कांग्रेस के सिंबल पे वो तेजाराम जी जीते। और इनके प्रत्याशी कौन थे सामने? उनके प्रत्याशी थे किशन सिंह जी। अच्छा। हाँ, तो ये तेजाराम जी जीते। तेजाराम जीते। दूसरे तीसरे 1962 में हुआ चुनाव, तो फिर कांग्रेस से मांगीलाल जी रेणवा जीते, वो बरके थे। अच्छा, बरके थे, मांगीलाल जी रेणवा जीते। और उसके बाद में चुनाव हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 1967 में हुए आम चुनाव वापस। 1967 में हुआ तो पाली से विधानसभा में खोड़ गांव है, खोड़ से शंकरलाल जी जो वैष्णो साध थे। अच्छा, शंकरलाल जी खोड़ से यहाँ के शंकरलाल जी 67 में शंकरलाल जी जीते। और उनके सामने निवास के उमेश सिंह जी के लड़के श्याम सिंह जी थे। अच्छा। तो वह उनके सामने चुनाव लड़े, जीते शंकरलाल जी कांग्रेस से। हाँ, श्याम सिंह जी हारे। हाँ, और श्याम सिंह जी उस वक्त प्रधान थे। अच्छा, प्रधान थे। तो राजनीति में कद्दावर नाम था। हाँ, ठाकुर साहब उमेश सिंह जी विधायक बने और उनके कंवर साहब श्याम सिंह जी प्रधान बने। पहला प्रधान श्याम सिंह जी रहे। अच्छा। तो उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीते मांगीलाल जी रेणवा, नहीं शंकरलाल जी कांग्रेस से 1967 में। 1967 के बाद में 1972 में हुआ आम चुनाव। और तो 1972 में शुक्लाल जी सहनसा थे, सीरवी पिपलिया के, पिपलिया कल्ला के, पिपलिया कल्ला के। हालांकि पिपलिया उस वक्त रायपुर अलग हो गई कांग्रेस से। अच्छा। कांग्रेस से 1972 तक 77 तक 80 तक यहाँ कांग्रेस, पहले एक कांग्रेस। 52 में ठाकुर साहब निर्दलीय जीते। 57 में कांग्रेस से तेजाराम जी जीते।
और 62 में मांगीलाल जी रेणुआ कांग्रेस से जीते और 67 में शंकरलाल जी कांग्रेस से जीते और 1972 में वापस शुक्लाल जी हाँ कांग्रेस के। 1952 से लेकर 1972 के पहले तक तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था बलदा की जोड़ी, बैल की जोड़ी। अच्छा, बैल की जोड़ी, बैल की जोड़ी, बैल की जोड़ी। और 1972 में हो गया फिर गाय बछड़ा, गाय बछड़ा हाँ। कांग्रेस का ये चुनाव चिन्ह था। तो ये गाय बछड़ा के चिन्ह निशान पे शुक्लाल जी जीते और उनके सामने भैरू सिंह जी वकील साहब और मोती सिंह जी सिरवी थे बिलाड़ा के। भारतीय जनसंघ से मोती सिंह जी सिरवी थे और ये भैरू सिंह जी वकील साहब निर्दलीय थे और ये ग्राम प्रकाश चौधरी करके मिर्दा वो भी निर्दलीय थे। अच्छा, ठीक है। और जीते शुक्लाल जी सहन से 72 में। उनके बाद में 1977 में हुए चुनाव, तो फिर शंकरलाल जी यहाँ आके खड़े हुए। 67 तक शंकरलाल जी रहे, फिर वो पाली से जीते। फिर बहुत 77 में यहाँ शंकरलाल जी और नारायण सिंह जी डिगना के फाइट हुई, तो ये फिर दूसरी बार शंकरलाल जी जीते। अच्छा, दूसरी बार पुनः जीत के आए। हाँ। ठीक है। तो उन समय की कुछ ऐसी घटना याद है आपको? उस समय तो बड़ा मुश्किल रहा होगा पार्टियों का टिकट। आज हम देखते हैं कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पार्टी के पर्यवेक्षक आते हैं। नहीं, उस वक्त पार्टियों के टिकट इतना दौरा नहीं थे। जो टिकट में अभी डिफिकल्टी आ रही वो उस वक्त नहीं थी। तो व्यक्ति प्रधान हुआ। हाँ, वो उस जो हाँ आदमी जो टिकट लिया था, टिकट के पीछे जो पार्टी थी। जैतान के क्षेत्र में ठाकुर साहब बने और फिर ये बाहर के आके बने तो उनको पार्टी के नाम से उनको वोट मिल जाते थे। शुरुआत के तो सारे जैतरण के बाहर के थे। ठाकुर साहब हाँ 57 में थे। हाँ 57 में तेजाराम जी भविष्य आके जीते, 62 में मांगीलाल जी बर से आके जीते, पिपलिया से शुक्लाल जी जीते और 67 में शंकरलाल जी खोड़ से यहाँ आके जीते और 72 में शुक्लाल जी जीते, 77 में पुणे शंकरलाल जी जीते और 80 में फिर 1980 से ये शुरुआत हुई कि यहाँ का स्थानीय को टिकट मिलना शुरू हुआ। अच्छा, 80 के बाद की राजनीति समझाइए। 1980 सारे लोगों को पता भी है। 1977 में जनता पार्टी का शासन आया राजस्थान में, फिर भी जैतान में कांग्रेस जीती। कांग्रेस का एक सत्र था यहाँ। ठीक है। 1980 में पहली बार फाजा जैसे ठाकुर साहब को टिकट मिला, मतलब खड़ा जीते, पहले टिकट नहीं मिला फिर भी ठाकुर साहब स्थानीय जीते। तो 1980 में बैठ के ठाकुर साहब शिवदान सिंह जी कांग्रेस के टिकट पर जीते। तो वो अपने क्षेत्र के थे। 80 में और वो भारी वोटों से जीते, 18,000 और चिल्लर वोटों से जीते। ठीक है। तो 1985 में पुनः फिर शिवदान सिंह जी को टिकट नहीं मिलकर निवास के जो उमेश सिंह जी के लड़के थे कर्नल प्रताप सिंह जी, अच्छा। निवास ठिकाने के, उनको कांग्रेस का टिकट मिला और वो भी जीते 17,000 और चिल्लर से। अच्छा। 1952 में ठाकुर साहब जीतने के बाद 57 से लेकर 85 तक यहाँ कांग्रेस जीती। कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस का जो भी टिकट लाते वो जीतते। प्रताप सिंह जी के बाद क्या समीकरण बदले? प्रताप सिंह जी के बाद में फाचा पुणे 1990 महीने ये प्रताप सिंह जी को कांग्रेस का टिकट मिला और सुरेंद्र जी गोयल को पहले दफे दूसरी दफे भाजपा का टिकट मिला। तो गोयल साहब के बारे में बताइए, पहली बार कब चुनाव में आए हो? गोयल साहब पहली बार 1980 में चुनाव लड़े निर्दलीय। 1980 में शिवदान सिंह जी जीते थे। शंकर जी जीते थे? नहीं, शिवदान सिंह जी जीते। शिवदान सिंह जी, हाँ वो जीते और ये सुरेंद्र जी गोयल निर्दलीय और घोड़ा का चिन्ह था इनका। अच्छा, निर्दलीय चुनाव। मतलब क्या वोटिंग रही? कुछ वोटिंग तो 18,000 से ये जीते शिवदान सिंह जी। अच्छा। और गोयल साहब वोट तो अच्छे लाए और एक और नारायण सिंह जी डिगना भी उस वक्त और खड़ा थे जनता पार्टी जेपी से। तीनों के बीच में हुआ चुनाव। हितंत्र में जनता पार्टी के टिकट से नारायण सिंह जी थे और जनता पार्टी जेपी से 80 में और थे। 80 में गोयल साहब चुनाव लड़ते, पहला चुनाव हार जाते, निर्दलीय चुनाव। हाँ, बिना पार्टी के। 80 के बाद आता 85 का दौर। 85 का दौर कर्नल साहब कांग्रेस से हुए और भारतीय जनता पार्टी बन गई। पहले ये जो भारतीय जनसंघ थी स्वतंत्र पार्टी के नाम से थी, फिर भारतीय जनसंघ थी, इनका दीपक का निशान था। और 1980 में कांग्रेस का तो हो गया हाथ का निशान। ठीक है। पहले बैल की जोड़ी थी, बलदारी जोड़ी, बाद में गाय बछड़ा और ये 1980 में ये हो गया हाथ का निशान। ठीक है। आई कांग्रेस, नई कांग्रेस बोलता। ठीक है। और ये शिवदान सिंह जी आई कांग्रेस के टिकट पे हाथ के सिंपल पे जीते। और ये 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हो गई भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी। पहली भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, स्वतंत्र पार्टी ये सब मिलके ये बन गई। तो वापस 6 अप्रैल को 80 को ये बन गई भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को 85 में पहली बार यहाँ सुरेंद्र जी गोयल को टिकट मिले। 85 में 80 में निर्दलीय लड़ा। 80 में निर्दलीय। 85 का क्या रिजल्ट रहा? 85 में कर्नल साहब जीते।
प्रताप सिंह जी और गोयल साहब हारे, पुनः हारे, ठीक है, टिकट से। पाल टिकट, पहले निर्दलीय हारे और फिर टिकट से हारे। अब आ जाता है 90 का चुनाव। 90 में पुनः कर्नल साहब टिकट लाए प्रताप सिंह जी कांग्रेस से, और ये गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता। उस वक्त 5-6 लोग चुनाव में थे। अच्छा, और कौन कैंडिडेट थे साथ? और देखो नाथुराम जी मिर्जा के बेटे थे राम प्रकाश जी मिर्जा, जनता दल से। अच्छा, वो चक्कर का निशान था जनता दल का। ठीक है। और ये मंजू गुजरी थी निर्दलीय। अच्छा, कालूराम जी सांकला थे निर्दलीय। अच्छा, कालूराम जी सांकला। हाँ, और शिवदान सिंह, कालूराम जी का? हाँ, और शिवदान सिंह जी भी निर्दलीय चुनाव लड़े उस वक्त। अच्छा, कल्स का निशान था। 2 बार पूर्व विधायक, एक बार 80 से 85 रहे। हाँ। और 85 में कर्नल, इनको टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिला कर्नल साहब को। गोयल साहब हारे और कर्नल साहब जीते। और 90 में शिवदान सिंह जी भी प्रत्याशी थे निर्दलीय, और नाथुराम जी के बेटे के भी थे। और इसमें टक्कर हुई, 1 नंबर पे सुरेंद्र जी गोयल रहे, 2 नंबर में कर्नल प्रताप सिंह जी रहे। अच्छा, और गोयल साहब पहली बार विजय हुए। तो 90 का चुनाव तो 90 के दशक की मतलब टर्निंग पॉइंट था। बड़े बड़े दिग्गज हारे उस वक्त हैं, और गोयल साहब का उदय हुआ। हाँ। और फिर लगभग पूरी जनता को पता है कि एक लंबा कालखंड बीजेपी का राज फिर के अंदर। हमेशा 5 साल चुनाव है, उस वक्त 2.5 साल चुनाव हुआ। 2.5 साल का कार्यकाल रहा गोयल साहब। 90 में क्या हुआ कि वो बाबरी मस्जिद डाल दी गई, तो सरकार को भंग कर दी गई। राष्ट्रपति शासन। हाँ, पहले चुनाव हितंत्र से ऐसे 2.5 साल का जनता पार्टी का शासन रहा, वो भी 2.5 साल का ही रहा। और 90 लेकर 93 तक ये और 2.5 साल का रहा। तो प्रदेश में तो भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, हितंत्र में भी भैरू सिंह जी रहे, और 90 में भी भैरू सिंह जी रहे, और यहाँ गोयल साहब, सुरेंद्र जी गोयल साहब पहली बार विधायक रहे। डबल इंजन की सरकार। फिर 1 साल राज्यपाल शासन रहा, फिर वापस चुनाव हुआ 93 में तो बस दूसरी बार सुरेंद्र जी गोयल जीते और कर्नल साहब हारे। चुनाव के बारे में थोड़ा स्पष्टता से बताइए, कौन थे कैंडिडेट गोयल साहब के? सीधी टक्कर थी कर्नल प्रताप सिंह जी के और सुरेंद्र जी गोयल के। अच्छा, क्या वोटिंग मार्जिन रहा जीत हार का? 9,500 सुरेंद्र जी गोयल जीते। 9,000 वोटों? 9,000 में थोड़ा कम है। अच्छा, कांग्रेस से प्रताप सिंह जी और इधर से ही? हाँ, और निर्दलीय कोई? निर्दलीय कोई खास नहीं थे, वो कोई गिनती में नहीं। हाँ, नहीं थी। चलिए, 93 के चुनाव सुरेंद्र गोयल साहब दूसरी बार जीत के आते हैं। हाँ, कुछ पद वद मिला उनको, मंत्री वाला या सिर्फ विधायक? नहीं मिला। पहले बार तो विधायक रहा 2.5 साल, फिर दूसरी बार विधायक बनने के बाद 2 साल बाद उन्हें उप सचेतक बनाया, उप मुख्य सचेतक। उप मुख्य सचेतक, सचेतक, उप मुख्य सचेतक, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक सुरेंद्र जी गोयल साहब को बनाया। विधानसभा के अंदर पद होता है? हाँ, पद होता है ये। चलिए, 93 ये राज्य मंत्री का दर्जा होता है। राज्य मंत्री का दर्जा। चलिए, इसके आगे क्या रहा? 93 ये फिर 98 वाला चुनाव हुआ। 93 से 98 तक 5 साल दूसरा कार्यकाल गोयल साहब का हो गया। फिर कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए दिलीप जी चौधरी। दिलीप चौधरी और भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र जी गोयल। अब समकालीन राजनीति अच्छा, निर्दलीय लड़ा बद्रीलाल जी संत साहब ने। अच्छा, माली समाज से थे। और निर्दलीय मल्लाराम जी सिरवी ने। अच्छा, पूर्व प्रधान साहब। हाँ, मल्लाराम जी भी चुनाव में थे, और सुरेंद्र जी गोयल भी थे, और बद्री जी संत भी थे, दिलीप जी चौधरी। फिर टक्कर हुई गोयल साहब के और दिलीप जी चौधरी। 209 मतों से गोयल साहब जीते, और 209 से 209 वोटों से गोयल साहब जीते तीसरी बार, और ये दिलीप जी चौधरी हारे। उस वक्त के वोटों में जैसा सुनने में आता है आम श्रुतियों में कि चुनाव काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा और बहुत कम मार्जिन था। हाँ, टफ मामला था, टक्कर थे, बाजी भी हुआ और काफी रेट भी हुई और रीट भी हुई। चलो, फाइनली वापस 98 में गोयल साहब जीत के आए। हाँ, तीसरा कार्यकाल। उस कार्यकाल की कुछ ऐसी घटना जो याद हो आपको, क्योंकि आप उस वक्त सक्रिय हो गए थे राजनीति के अंदर, ऐसी कुछ घटना याद है आपको उस समय की? उस वक्त गोयल साहब विधायक थे, राजस्थान में राज कांग्रेस का बन गया। अच्छा, तो गोयल साहब को मंत्री तो बनाए नहीं, विधायक गोयल साहब थे, गोयल साहब रहे थे। और फिर ये दिलीप जी चौधरी कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी थे, और राज कांग्रेस का था, और फिर ये जिला अध्यक्ष भी बन गए। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस में हाँ सक्रिय रहे। चलिए, 98 से आगे चलते हैं, आगे वाली राजनीति कैसे? 2003 में दिलीप जी को टिकट कांग्रेस से मिला नहीं। कांग्रेस से पूर्व विधायक वही सुखलाल जी सेन से जो 72 में जीते। अच्छा, पिपलिया कला के कांग्रेस प्रत्याशी उनको बनाया गया, और भाजपा से गोयल साहब थे ही कंटिन्यू। हाँ, तो 2003 में गोयल साहब, सुरेंद्र जी गोयल साहब जीते, और ये है जो दिलीप जी चौधरी निर्दलीय टक्कर में रहा, दूसरे नंबर पर दिलीप जी चौधरी रहा, और सुखलाल जी सेन से तीसरे नंबर पर रहा। अच्छा, निर्दलीय दिलीप चौधरी साहब टक्कर में रहे। क्या मार्जिन रहा इस जीत का? 3000 लमसम। अच्छा, सिर्फ 3000 वोट का मार्जिन। चलिए, पहले कुछ 200 समथिंग का और दूसरा 3000 का मार्जिन 2003 के चुनाव में।
और वही प्रत्याशी वापस रहे। चलिए आगे चलते हैं। 2000 के बाद 5 साल बाद 2008 में 2008 में फिर भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र जी गोयल। ठीक है, सुरेंद्र जी गोयल। हाँ। और ये इनसे कांग्रेस से 2003 में ये सुरेंद्र जी गोयल जीत तो गए। जीतने के बाद प्रदेश में वसुंधरा जी की सरकार बन गई। ठीक है। तो ये गोयल साहब राज्य मंत्री बने। अच्छा। स्वशासन मंत्री बने। अच्छा। 1.5 साल रहे। 1.5 साल शासन मंत्री रहे। अच्छा। 2008 के पहले 2007 में ये बन गए। अच्छा। और 8 तक आखिरी समय में 1.5 साल ये राज्य मंत्री रहे, स्वशासन मंत्री रहे, नगर पालिकाओं के मिनिस्टर। फिर 2008 में चुनाव हुए तो दिलीप जी चौधरी को और टिकट मिला नहीं, टिकट मिल गया सीडी देवल साहब को, कांग्रेस का। सीडी देवल साहब, हाँ, वो रायपुर विधानसभा हट गई। अच्छा, परिसीमन 8 जिला में 8 ही विधानसभा, तो रायपुर और देसूरी हट गई। आधा भाग जेतान में आ गया, आधा होजत में चला गया। अच्छा। तो इसलिए सिड्डी देउल साहब जेतान से प्रत्याशी बन गए। अच्छा। तो बीजेपी तो गोयल साहब और कांग्रेस से सिड्डी देउल साहब और दिलीप जी चौधरी और निर्दलीय वापस निर्दलीय। तीसरी बार, पहले 2 बार हार चुके, एक बार टिकट से हारे, दूसरी बार निर्दलीय हारे। फिर इन्होंने माचा का निशान था, ये 4 पाई वाला माचा। हाँ, तो उस वक्त ये जीत गए दिलीप जी चौधरी जी। तीसरी बार में दिलीप जी जीत गए और सुरेंद्र जी गोयल को हारना पड़ा। कितना मार्जिन रहा ये? लगभग 6000 लमसम 6000 वोटों से तीसरी बार में दिलीप जी विधायक बन गए और वो भी निर्दलीय विधायक बने। और सरकार वहाँ कांग्रेस सरकार 2008 में फिर अशोक जी मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा। कांग्रेस की सरकार उनकी विचार। हाँ, ये जीत के निर्दलीय जीत के कांग्रेस का समर्थन दिया, कांग्रेस से ही थे पहले तो। और इन्होंने अशोक जी ने इनको यहाँ क्या बनाया, संसदीय सचिव बना दिया। और देउल साहब तीसरे नंबर पर रहे। पार्टी चिन्ह से। हाँ, पार्टी चिन्ह से। चलिए अब आगे की राजनीति पे चलते हैं। 2008 तक के चुनाव हमने देख लिया। 8 के बाद का दौर आया 2013 का। हाँ। उस वक्त कहा जाता था कि सुरेंद्र गोयल साहब की तबीयत है नासाज। हाँ। और शायद वो चुनाव ना लड़े या पार्टी उनको टिकट ना दे, मगर फिर भी पार्टी ने उन पे भरोसा जताया, टिकट मिला। हाँ, मिला। और टिकट भी नहीं मिला। कहा जाता है कि हार और जीत का मार्जिन इतना रहा जितना कई विधायकों को वोट भी नहीं मिले। 35,000 से जीते गोयल। 35,000 का मार्जिन 2013 में। उस वक्त के चुनाव को आपने बहुत नजदीक से देखा, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारी जनता को। 2013 में सुरेंद्र जी गोयल साहब को टिकट मिला। वास्तव में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, परंतु जनता उनके साथ थी और पार्टी ऑपरेशन भी करवाया था। हाँ, ऑपरेशन भी करवाया था। और फार्म भरा तो गोयल साहब फार्म भरना में नहीं पहुंच सके, कार्यकर्ता ने फार्म भरा और फिर गोयल साहब आगे प्रचार किया और दिलीप जी कांग्रेस का टिकट लिया। अच्छा, वापस वही टक्कर कांग्रेस को, गोयल वर्सेस दिलीप चौधरी। हाँ, और तो फिर गोयल साहब 35,000 से जीते। 35,000। निर्दलीय भी लोग थे 2-3 अपने, वो टक्कर वाले नहीं थे। गोयल साहब रिकॉर्ड मतों से जीते उस वक्त। और गोयल साहब एक साल बाद में कैबिनेट मंत्री बन गए। पहले पंचायती राज मंत्री बने और फचे जल संसाधन मंत्री बने। हाँ। और फिर अब आखिरी चुनाव 2018 में 2018 में पार्टी ने सुरेंद्र जी गोयल को प्रत्याशी नहीं बनाया और अविनाश जी गहलोत को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। और कांग्रेस से वही दिलीप चौधरी, कांग्रेस का सिंपल दिलीप जी चौधरी को मिला। और निर्दलीय लोग भी उस वक्त है, इसमें निर्दलीय की लंबी कतार थी, कोई करीबन 18-20 आदमी चुनाव लड़े। काफी कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा। ये सिर्फ 4 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, 2018। वो तो आपके सामने ही है। कई तरीकों से जेतारन राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि जो 90 के दशक के अंदर राजनीति के खूंटे गाड़े गए वो तकरीबन 2018 आते आते वापस से खुले। जिस तरह 90 में राजनीति एक बड़े स्तर पर बदलाव हुए और बड़े बड़े नेता और उनके परिवार के लोग हार के एक आदमी ने जीता, वैसा ही चुनाव 2018 का रहा। 18 के चुनाव में अविनाश गहलोत जो वर्तमान जेतारन विधानसभा से विधायक बने, उनका मार्जिन रहा करीब 11,000 वोटों का, 11,000 और चिल्लर का। दूसरे प्रतिद्वंदी रहे। हाँ। तो ये बड़े संक्षिप्त में हमने आपको बताया कि जेतारन के विधायकों के चुनाव का किस तरह से बदलाव रहा और कैसे हुआ। अब चूंकि बहुत कम समय बचा है, इस साल के आखिर में पुनः विधायकों के चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है। देखते हैं फिर से जेतारन की किस्मत में कौन से नायक का सूर्योदय होता है। तब तक हम और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाते रहेंगे। हम बेनाराम जी का भी बहुत विशेष आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमने बहुत दिनों से हम इनके पीछे लगे थे कि हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मारवाड़ एक्सप्रेस के जो लोग हैं जो जानना चाहते थे कि सच में बैकग्राउंड क्या है विधायकों का, कैसे विधायक चुन के आए, किस तरह से आपने जानकारियाँ मिली,
बहुत सारे लोग जैतारण विधानसभा से बाहर के भीम के और अलग अलग एरिया के भी जैतारण के विधायक रहे हैं। और ये 70-75 साल की आज़ादी के अंदर जैतारण विधानसभा ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है और जो भी राजनीति की देन है या नहीं है, वो सब बहुत कम समय में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। हम बेणाराम जी का पुनः विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमको समय दिया। और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, आपके साथ मैं विकास राज भाटी हूँ। इसी प्रकार के ललन टॉप वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, इसी प्रकार की ऐसी जानकारियाँ जो आप और आम जन के मानस में शायद नहीं हैं। बहुत कम ही लोग हैं जिनको उस समय का इतिहास पता है, बहुत कम ही जानकारियाँ हैं जो प्रमाणिक तरीके से बची रही। तो इसी प्रकार के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मारवाड़ एक्सप्रेस से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।